वेरी गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए एनपीओ फर्स्ट चैप्टर में से फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हमने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लास में हमने देखा था कि बैलेंस शीट क्या होता है और बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, मतलब व्हाट शुड वी कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो हमने देखा था, ठीक है, और पढ़ा भी था। अगर आप अभी नए हो तो आप प्लीज पीछे लास्ट जो हमारा वीडियो है उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, जिसका टॉपिक है बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, कैसे क्या होता है पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा बताया था मैंने आपको, बैलेंस शीट एक फाइनल स्टेटमेंट होता है किसी भी फर्म के लिए, जिसमें एक समरी के रूप में हम दिखाते हैं। समरी के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 रूप में डिवाइड होता है एनपीओ में: रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। बैलेंस शीट के बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव वे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे को यह बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज कितना है, और जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है, मतलब जो सरप्लस एंड डेफिसिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं तो उससे लायबिलिटी में कमी और बढ़ोतरी भी होती है। तो ये चीजें हमें यहां पर देखना है, ठीक है, और उसी से हमारे को अपनी इस फंड की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है और परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो अभी हम धीरे धीरे जानेंगे सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के लिए। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ फर्म। क्या लिखते हैं? नेम ऑफ फर्म। सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ फर्म, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑफ, मतलब उसके बाद डेट लिखा जाता है, ऑफ के बाद लिखा जाता है डेट। डेट क्या होगा? ठीक है, डेट हो सकता है, डेट जो होगा वो अकाउंटिंग ईयर या फिर जो बिजनेस फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसका एंड होता है, मतलब वो 31 मार्च भी हो सकता है या 31 दिसंबर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो फर्म है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर करती है, ठीक है। वैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है स्टार्ट, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल जो होता है वो ओपनिंग होता है ईयर का, और 31 मार्च जो होता है वो क्लोजिंग होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो तैयार किया जाता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, इसके दो साइड होते हैं। एक साइड होता है लायबिलिटी का और एक साइड होता है एसेट्स का। तो लायबिलिटीज में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या किस किन चीजों की एंट्रीज होती हैं, और एसेट्स में किन किन चीजों की एंट्री होती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और प्लीज ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ये तीनों चीजें हमारे को पूछेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट दिया रहेगा और उसके बेस पर हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे हम तैयार करते हैं। तो देखिए लायबिलिटीज में सबसे पहले आ रहा है कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड एक तरह का वह फंड है जो एनपीओस को रन करने के लिए जरूरत पड़ता है, और वो फंड जो है वो कोई और नहीं, जो उस कंपनी के ट्रस्टी होते हैं, ठीक है, वो डोनेट करते हैं या फिर वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अपने फंड में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको क्या हम इन्वेस्टर कहते हैं? नहीं। अगर वो किसी पर्सनल, जैसे कि आप जान लीजिए रिलायंस है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं रिलायंस एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है, तो वो उसका मालिक कौन है? रिलायंस का मालिक कौन है? अनिल अंबानी। तो जो अंबानी ब्रदर्स हैं, अंबानी हैं, वो रिलायंस कंपनी का मालिक है। तो उसमें जो अंबानी जो है वो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके नाम से फर्म है, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो किसी और नाम से नहीं, कैपिटल के नाम से उसमें एंट्री किया जाएगा, ठीक है। और कैपिटल आपको पता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो एक प्रिंसिपल्स पे होता है बेस्ड, कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि बिजनेस में
कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा वो चाहे किसी को पैसा दे या फिर किसी से ले, ठीक है, वो सभी उसके लिए लायबिलिटी और एसेट्स हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन जिसका अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस तो अलग अपना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जब वो बिजनेस उससे पैसे लेगा किससे, ऑनर से, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस क्या क्या रिकॉर्ड करेगा उसके लिए, उस ऑनर को लायबिलिटी के रूप में, और लेकिन इसका नाम जो दिया जाता है वो कैपिटल का दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से एनपीओ में भी क्या होता है, ये कैपिटल फंड होता है। तो जो ट्रस्टी वगैरह होते हैं जो इसको एस्टेब्लिश करते हैं एनपीओ को, जैसे आपने पता होगा एनजीओ, एक कम्युनिटी क्लब भी होता है जो एनजीओ के रूप में काम करती है, कम्युनिटी में सोशल अवेयरनेस फैलाना, समय समय पर कुछ फेस्टिवल करवाना, बहुत सारी चीजें होती हैं कम्युनिटी में। तो उसके लिए एक ट्रस्ट तैयार किया जाता है और वही ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को हम एनपीओ कह सकते हैं, ठीक है। तो एनजीओ जैसे होता है, तो उसमें जिन ट्रस्टियों ने मिलकर, जिन लोगों ने मिलकर या फिर वो इंडिविजुअल है जिनने भी इस एनपीओ का फॉर्मेशन किया है और वो पैसे इसमें लगा रहे हैं किसी भी रूप से, तो उसको कहा जाता है कैपिटल फंड, ठीक है। अब देखिए जब ये ओपनिंग होगा, ठीक है, ओपनिंग क्या है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जब एक अकाउंटिंग आपने स्टार्ट करी थी, जैसे 1 अप्रैल 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 स्टार्टिंग मंथ है किसी भी बिजनेस के लिए और 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग ईयर है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है, ये कब का बैलेंस बताना है आपको, ये बताना है कि बिजनेस के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2018 को आपके पास बैलेंस कितना था कैपिटल फंड में, ठीक है। और उसमें ऐड करते हैं हम सरप्लस और डेफिसिट, जैसे हम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव फंड में होता है ना, जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो जो कैपिटल होता है उसमें से लेस करते हैं हम किसको, प्रॉफिट और लॉस को। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो कैपिटल फंड में का ओपनिंग बैलेंस में सरप्लस और को ऐड करते हैं और अगर डेफिसिट होता है तो हम डेफिसिट को लेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और जो अमाउंट आता है इसको टोटल करने पर उस अमाउंट को हम इस मेजर कॉलम में, अमाउंट के मेजर कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद है आपका स्पेसिफाइड फंड। स्पेसिफाइड फंड से आपको बता दूं मैं, स्पेसिफाइड फंड होता है क्या, ये एक स्पेशल फंड है। स्पेशल फंड मतलब किसी एक विशेष कार्य के लिए इसका इस्टेब्लिश किया गया है, इसको तैयार किया गया है। जैसे कि स्पोर्ट्स फंड हो गया, ठीक है, या फिर बिल्डिंग फंड हो गया, या कोई आश्रम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए फंड तैयार कर रहे हैं। तो जो भी है उसके नाम से जो फंड हम लेते हैं, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं या टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो टूर्नामेंट के नाम से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा किसी भी रूप में, फंड के रूप में, तो हम उसको एंट्री देंगे टूर्नामेंट फंड का, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है मेजर कॉलम, ये है स्पेसिफाइड फंड मेजर कॉलम और ये है सब मेजर। और उसके बाद आता है आपका ओपनिंग बैलेंस, मतलब अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना रहा है स्पोर्ट फंड में, ठीक है, उसकी एंट्री यहां पर हम करते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अगर डोनेशन कोई देता है हमारे को तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं, डोनेशन भी इसी फंड में ऐड होता है। फिर अगर कोई इनकम होता है इसकी इन्वेस्टमेंट में, अगर स्पोर्ट्स फंड है, जैसे हमने कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स हमने उसको तैयारी किया, टूर्नामेंट हमने तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फंड तैयार किया। अब उस जो पैसा हमारे को मिला है उसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। एक पल के लिए सोचो, जब हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारे लिए तो हो गया इन्वेस्टमेंट, एसेट, वो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो हमारे पास लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि वो किसी स्पेशल काम के लिए है जिसको हमें उसमें खर्च करना है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के लिए वो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो अगली बार उसको कोई उस फंड में पैसा डोनेट नहीं करेगा या फिर उसके पास वो फंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हमने क्या करा, ऐड
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद ऐड किया हमने डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसके बाद उसी में ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब स्पोर्ट्स फंड हम इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इनकम क्या है, जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है, किस रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। तो उस इंटरेस्ट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी साइड में, इसी स्पेसिफाइड फंड के में, ठीक है, कि इंटरेस्ट या फिर इनकम रिसीव्ड या फिर इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड, इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम वो बिल्डिंग फंड, तो जो भी है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। और उसके बाद लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे अगर टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसमें हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम इसमें माइनस करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस में जो भी हो, स्पोर्ट्स फंड में डोनेशन को भी ऐड कर दिया, इनकम जो मिला आपको इंटरेस्ट उसको भी ऐड कर दिया, पर लेस करने पर एक्सपेंसेस को या फिर जो आपने खर्चे किए हैं अगर उससे माइनस करने पर, घटाने पर अगर वह अमाउंट ज्यादा हो जाता है, मतलब यह कहने का है कि एक्सपेंस आपके फंडिंग अमाउंट से ज्यादा होता है, तो उस अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी फंड है उसी में आपको उसका काम चलाना है, किसका, फंडिंग, वो टूर्नामेंट का। लेकिन अगर गलती से या फिर किसी कारणवश अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, तो जो एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए था फंड में, ठीक है, डोनेशन आया आपके पास 5,000 का, इंटरेस्ट मिला 5, इंटरेस्ट भी आपके पास 5,000 आया, ठीक है, आपने सबको जोड़कर लिख दिया 11,000, आपके पास 1,10,000 का आपके पास बैलेंस है, किस चीज का, स्पोर्ट्स फंड का। लेकिन आपके पास खर्च जो हो गए वो हो गए हैं 1,20,000। अब इसको तो हमें माइनस करना है 1,20,000 को 1,10,000 में से, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आया, 10,000। तो वो जो 10,000 रुपए है वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, समझ आया? तो इस चीज को क्लियर करते हुए चलना है यहाँ पे, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपका आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है, एक ऐसी लायबिलिटीज जो लिमिटेड शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता, अगले साल आपको उसको चुकाना होता है। मतलब मान लीजिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है, आप सैलरी नहीं दे पाते हैं, रेंट नहीं दे पाते हैं, तो अगले साल आपको देना पड़ेगा, अगले महीने ही दीजिए या फिर उसी ईयर के विद इन अ ईयर आपको देना पड़ेगा। तो वो जो करंट जो लायबिलिटी हो या करंट एसेट्स हो, ये जो होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड, और वो भी विद इन अ टाइम ऑफ 12 मंथ। ठीक है, 12 महीनों से कम के लिए होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी वगैरह हो गया, रेंट हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, वो सब हो जाता है आपका, जिसको हम ऐड करते हैं और टोटल अमाउंट में लिखते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है वो रिसीव्ड इन एडवांस है। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि जो आपको सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि कोई आपको सब्सक्राइब कर लेता है। मतलब सब्सक्राइब करने का मतलब होता है वो आपको देखना चाहता है, उस इंटरेस्ट रखता है उस चीज को। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अभी तो ये फ्री चल रहा है, ठीक है। अगर बात आपने देखा भी होगा, कई सारे इंस्टीट्यूट है जो फ्री डेमो क्लासेस देते हैं यूट्यूब पर, और बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट का पैकेज रखते हैं वो, ठीक है। और उस सब्सक्रिप्शन अमाउंट के पैकेज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास उसका कोर्स, कंप्लीट कोर्स आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले डेमो देखते हैं और उसके बाद हम सब्सक्राइब करके कंप्लीट पैकेज आता है। तो अगर सब्सक्रिप्शन हमारे को 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, अगर मान लीजिए हमने 1 साल एक्स्ट्रा के लिए कर दिया है, तो वो क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एडवांस जो है हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। एडवांस कुछ भी होता है, रिसीव्ड इन एडवांस कुछ भी होगा तो वह क्या होगा, लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट साइड। अब मेरे ख्याल से लायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले है कैपिटल फंड, उसमें फिर ऐड करते हैं ओपनिंग कैपिटल, फिर ऐड करते हैं सरप्लस और लेस करते हैं डेफिसिट, जो भी होगा उसमें।
उसकी टोटल अमाउंट हम अमाउंट के मेजर कॉलम में लिखते हैं। फिर स्पेसिफाइड फंड आता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल फंड हो सकता है। आपका फंड किस आधार पे है, आपका फंड किस चीज का है, मतलब कौन सा टूर्नामेंट मतलब बेसिस पर करवा रही है, ठीक है। तो उसके आधार पर अगर स्पोर्ट्स फंड है या बिल्डिंग फंड है, कुछ भी फंड है, तो अगर स्पोर्ट्स फंड है मान लीजिए, तो उसकी ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे डोनेशन, फिर ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके टोटल से लेस कर देंगे एक्सपेंस। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट के मेजर कॉलम में लिखेंगे। अगर ये एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो जो ज्यादा अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद यहां पर उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में फिर जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारी जो है सो लायबिलिटीज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और यही सब चीजें आपको अगले क्वेश्चंस में आने वाले हैं। इसके बाद आता है एसेट। एसेट में क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या है उस फर्नीचर का, ठीक है। अगर आपने कोई एडिशनल नया मशीनरी खरीद लिया तो उस नया मशीनरी का भी अमाउंट जो है सो आप इसमें ऐड करोगे, और उसके बाद लेस करोगे सेल्स। अगर आप मशीनरी बेचते हो या फर्नीचर बेचते हो उसको उसमें से लेस करोगे, और फिर डेप्रिसिएशन निकालोगे उसका अकॉर्डिंगली, मतलब जितना आप उसको यूज करते हो उसका डेप्रिसिएशन। हर साल मशीनरी पर, फर्नीचर पर, फिक्स एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। सिर्फ एक एसेट होता है फिक्स जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, वो है लैंड, ठीक है। क्योंकि लैंड की वैल्यू जो है सो हमेशा बढ़ती रहती है, उसका कोई रेट नहीं होता, फिक्स रेट नहीं होता है। इसके बाद आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, मतलब कि सब्सक्रिप्शन बाकी है। हमारे लिए सब्सक्रिप्शन जो होता है एक तरह से एसेट होता है, ठीक है। तो अगर एरियर्स हैं तो वो भी मतलब क्या है, एक एसेट है, वो इनकम है हमारा। एरियर्स है उसका मतलब हमें इस साल मिलना है, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था जो लोगों ने नहीं किया, ठीक है। वो मतलब हर साल फिक्स है कि वो करते ही करते हैं, फिर भी इस साल उन्होंने नहीं किया। तो जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो अगर हमारे को इस साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मिली है तो इसका मतलब क्या है, वो अगले साल हो सकता है देगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में देगा। तो इसीलिए उस अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारे लिए क्या बन जाता है, वो सब्सक्रिप्शन इन एरियर बन जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने अर्न किया, कमाया, लेकिन हमें मिला नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, और लोन का इंटरेस्ट आपको वापस नहीं मिला है, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको कहते हैं हम अक्रूड इंटरेस्ट, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसा करते हो, और दोनों ही हमारा एसेट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं हमने क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। किसी भी रूप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक तरह का हमारे लिए एसेट है। तो इसमें देखिए बिल्डिंग फंड है और स्पोर्ट्स फंड भी है, उसका भी हम एसेट साइड के अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब होता है पेड इन एडवांस। अगर रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो लायबिलिटी है, पर पेड इन एडवांस है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। पेड इन एडवांस मतलब कि अगले साल मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, और रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है अगले साल मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको क्लियर करते हुए चलिएगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम आपको उसकी रिप्लाई तुरंत देंगे, ठीक है। इसके बाद आप प्रीपेड एक्सपेंस में देखते हैं इंश्योरेंस है, रेंट है, मतलब इंश्योरेंस आप पे कर देते हो एडवांस में, या फिर रेंट पे कर देते हो, कुछ भी है तो वो आ जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस में। और ये कैश इन हैंड, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। अगले में हम देखेंगे क्या लिखा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब है हाथ में आपके पास कितना कैश है, और कैश एट बैंक का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बैंक में कितना अमाउंट है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक तरह से एसेट हो जाता है, क्योंकि अगले साल आप बिजनेस जब दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, अगले ईयर में जब आप एंटर कर रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है, एक साल के लिए ही नहीं खुला था,
वो आगे मूव करने के लिए खुला था, मतलब लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए ही ओपन किया था। तो कैश इन हैंड का मतलब हाथ में जो आपके पास कैश है एट द एंड ऑफ ईयर उससे है, और बैंक में आपके पास सारे खर्चे करने के बाद, लायबिलिटी चुकाने के बाद आपके पास कितना बच जाता है वो बताता है कैश एट बैंक। तो ये भी आपका क्या है, एसेट है। तो टोटल अमाउंट जो होगा इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे। यही है बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां हमने जाना कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बैलेंस शीट को तैयार करने में हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, पर हाँ एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इसके बेस पर वो कल करेंगे, और कल आपको 10 बजे तक इसकी वीडियो जो है मॉर्निंग शार्प 10 या 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक, ठीक है, आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो प्लीज बच्चे, आप स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आप परेशान ना हों, होगा प्रोग्रेस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, और जो पीछे हमने क्लास किया था उसका भी रिवाइज करते रहिए, और आगे अपनी बुक्स को भी रीड करते रहिए। और जो अदर सब्जेक्टेड है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे मेल पर आप मेल कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड से देम ऑल्सो टू शेयर द वीडियोज लिंक टू डियर फ्रेंड्स, सो दैट कि वो दोस्त भी अपने जो भी नीड्स है इस सब्जेक्ट को लेकर उसको पा सके। ओके, थोड़ा धीरे चल रहा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है तो वो हमें क्लियर करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज स्टे एट योर होम एंड लर्न इट इन इजी वे with Saurabh sir. Thanks once again.